हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो यहाँ पर हम चैप्टर 1 यानी कि विलयन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करवा चुके हैं। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन यानी केमिस्ट्री के चैप्टर 2 से वैद्युत रसायन नामक पाठ के ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, इसमें आपके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न से लेकर के आपके लॉन्ग आंसर तक यानी कि बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। पूरे 10 नंबर का ये वीडियो होगा। ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। इतना ध्यान रखना क्योंकि अगर एक ही में पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपके लिए पार्ट 1 लेकर आए हैं। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघुत्तरीय प्रश्न बताएंगे। उसके बाद अगला जो पार्ट 2 आएगा उसमें लॉन्ग आंसर और जो होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये दोनों क्वेश्चन करवाएंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी तैयारी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा हमारे स्क्रीन पर कि कहता है क्वेश्चन, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर करता है का मतलब है आपको इनमें से एक क्वेश्चन मतलब एक आंसर सेलेक्ट करना है। तो क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है यानी किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर या फिर ये तीनों या ये सभी। तो आपको बता दें कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो इन तीनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर और विलयन की मोलरता इन तीनों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसी से रिलेटेड है कि कहता है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि किस पर निर्भर करता है और इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन और मिल जाएगा जिसमें कहेगा कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किन चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर करता है। हमने ऊपर भी बता दिया। अब यहाँ पर बचा एक ऑप्शन नंबर सी दाब पर। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। तो किस पर? दाब पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 निकल कर आता है विशिष्ट चालकता की इकाई है। तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए विशिष्ट चालकता की इकाई कौन सी। इकाई का मतलब मात्रक होता है। तो यहाँ पर विशिष्ट चालकता का मात्रक या फिर बोल सकते हैं इकाई कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर सी सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस बहुत सारे दिए होंगे लेकिन आपको टिक करना है सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स, ठीक है। तो ये विशिष्ट चालकता की इकाई होती है या फिर इसको हम मात्रक भी बोल सकते हैं। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 निकल कर आता है कि अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ होते हैं। कहने का तात्पर्य है अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ कौन से होते हैं या उनको क्या कहते हैं। तो अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य,
फिर या विद्युत अपघट्य या फिर उत्प्रेरक। तो यहाँ पर अच्छे चालकत्व वाले जो पदार्थ होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार के कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया है कि 4 धातुओं ABCD, कोई 4 धातुएं हैं जिनका नाम ABCD है, के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः कितना है। प्लस का 1.5 वोल्ट है, माइनस का 2.0 वोल्ट है, और प्लस का 3.4 वोल्ट है, और माइनस का 0.76 वोल्ट है। तो इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम बताना है। तो घटती हुई सक्रियता क्या होती है? तो घटती हुई सक्रियता से मतलब यहाँ पर है कि जो सबसे माइनस वाला होगा वो सबसे अधिक क्रियाशील होगा, जो प्लस का सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे निष्क्रिय होगा, यानी कि सबसे कम क्रियाशील होगा। तो यहाँ पर हमको इस प्रकार से लगाना है कि जो माइनस का है उसको सबसे पहले लिखेंगे, उससे कम जो है उसको दूसरे नंबर पे, फिर जो उससे कम है उसको तीसरे नंबर पे। कहने का तात्पर्य है जो ज़्यादा माइनस वाला होगा वो अधिक क्रियाशील, और जो कम माइनस वाला होगा वो उससे कम क्रियाशील, और जो प्लस का होगा वो सबसे कम क्रियाशील होगा। तो यहीं पर हमको इसकी घटती हुई सक्रियता लिखनी है। तो सबसे अधिक सक्रिय कौन होगा? यहाँ पर -2 है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा अधिक सक्रिय 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पहले आएगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है, देखिए माइनस का 76 है, 0.76, तो ये भी उससे कम है, तो इसको यहाँ पे डी लिख दिया। उसके बाद में प्लस में देखेंगे तो प्लस में कौन सा है? 0.34 है। ठीक है, तो ये वाला इससे कम सक्रिय है, तो यहाँ पे सी आ गया। और उसके बाद में प्लस का 1 है, यानी ये सबसे कम निष्क्रिय है, तो आखिरी में ए आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा कौन सा है? माइनस का जो सबसे ज़्यादा है वही सबसे निष्क्रिय होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पर, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बस छोटा सा यानी कि शॉर्ट आंसर लिख देना है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन रहा अति लघुत्तरीय प्रश्न, कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, कोलराउस का नियम लिखना है और इसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं कोलराउस का नियम क्या होता है, वही इसमें लिख देना है। तो कोलराउस के नियम के अनुसार लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो कोलराउस का नियम यही है, इसको ध्यान रखना है। चाहे कहे संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए या फिर कहे इसकी परिभाषा लिखिए, आपको कोलराउस का नियम ही लिखना है। तो नियम होता है किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद में ये सूत्र लिख देना है, लैम्डा m इनफाइनाइट बराबर पॉजिटिव लैम्डा इनफाइनाइट और लैम्डा नॉट इनफाइनाइट प्लस नेगेटिव लैम्डा नॉट इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा इसका सूत्र और ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से अब हमारा रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन है कि निर्नष्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये भी आपका शॉर्ट आंसर यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इसकी व्याख्या नहीं करनी, सिर्फ इसकी परिभाषा और इसका सूत्र लिख देना है, क्योंकि 2 नंबर में पूछा गया है। तो निर्नष्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए तो क्या होती है, इसमें लिखेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण, यहाँ पे समीकरण निर्नष्ट समीकरण कहलाती है। कहने का तात्पर्य है जो समीकरण इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाती है वही निर्नष्ट समीकरण कहलाती है। और इसका सूत्र होता है E बराबर E0 -2.303 RT/NF log 10
और 1/m+, ये होता है इसका सूत्र। तो हमको ये इतना ही लिख देना है, यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार के कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि Zn कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जबकि Ag ऐसा नहीं कर पाता है, स्पष्ट कीजिए। जो कॉपर सल्फेट के विलयन से Zn जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है, जबकि Ag नहीं कर पाता है, क्यों, ये स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर आपको समझना होता है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn को Cu से ऊपर रखा गया है। जो Zn है और Cu है, इसको Zn को ऊपर रखा गया है और Cu को नीचे रखा गया है, जबकि Ag को Cu से भी नीचे रखा गया है। समझ में आ रही बात, यानी कि Cu बीच में है, Cu से ऊपर Zn है और Cu से नीचे क्या है, आपकी Ag है। इसलिए Zn क्या है, Cu से ऊपर है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, जबकि Ag क्या है, कम सक्रिय होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इसका करेंगे, Zn + CuSO4 गिव्स आउट Zn, यानी कि कॉपर को विस्थापित कर देगा, यहाँ पर स्वयं जुड़ जाएगा, तो ZnSO4 + Cu हो जाएगा। ये इसकी रिएक्शन लिख देनी है। जब इस प्रकार से करेंगे AgCuSO4, तो यहाँ से कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कहीं पर लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला पार्ट कल आएगा, देखना ना भूलें। ठीक है, ठीक शाम 7 बजे। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।